बताइए मैम, कल हमने क्या क्या टॉपिक्स टच किए थे? अच्छा, परसों किया था। हाँ वही। वेयर वेयर टू स्टार्ट एनाटॉमी, कहाँ से स्टार्ट करना है एनाटॉमी पढ़ना। ठीक है। उसके ऊपर हमने एक वीडियो क्लिप भी देखा था, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, सिस्टम्स, बॉडी ऑर्गन्स, और एलिमेंट्स के ऊपर पढ़ा था केमिकल एनाटॉमी वगैरह वो सब। केमिस्ट्री ऑफ लाइफ से हमने मॉलिक्यूल। स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज वहीं से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ जो ध्यान में रखिएगा। जैसे जो भी चीज़ें हमें जाननी है एनाटॉमी से रिलेटेड, जो हमारे फिजिकल एजुकेशन में फर्दर भी काम आएंगी, अदर सब्जेक्ट्स के अलाइनमेंट में भी, जब आप कंबाइन करेंगे एनाटॉमी को फिजियोलॉजी से या और सारे सब्जेक्ट्स, तो वो जानने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, चाहे वो केमिस्ट्री की हों या और भी जो सब्जेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं उनकी हो, तो उनके बारे में आपको एक सर्टेन लेवल की जानकारी जरूर होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि बहुत डीप भी उसके बारे में नहीं जानना है, क्योंकि अब जो भी टर्म्स हम उठाएंगे आगे, आप अगर सब्जेक्ट वाइज जाएंगे केमिस्ट्री में तो उनके ऊपर तो पूरी बुक्स आपको मिल जाएंगी। तो हम उतना ज़्यादा एफर्ट तो कर नहीं पाएंगे, तो हमें उसमें से जो हमारे काम की चीज़ है उस लेवल तक जाना है कम से कम। ठीक है, तो उसी तरीके से थोड़ा स्लो वे में ही चलेंगे, और ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी भी टर्म में या उसका क्या इम्प्लीकेशन है हमारे फिजिकल एजुकेशन में, उससे रिलेट करके ही हम चलेंगे। चलिए, तो स्लाइड आ रही है सभी पे? यस सर। ठीक है, तो उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं आज, कल से थोड़ा सा आगे। तो कल हमने मॉलिक्यूल्स वगैरह के बारे में तो अच्छा मटेरियल गेन कर लिया था, अच्छी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अगर हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जानते हैं। आप लोग को पता होगा, सेल भी आपने पढ़ा होगा, तो सबके घर में बैटरी वगैरह होगी, उसमें भी यूज होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? एन आयोनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड dissolved in water is called electrolyte, एक टाइप है इलेक्ट्रोलाइट का, बिकॉज इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स वो गुड कंडक्टर हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी में, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें भी ज़रूरी है मसल्स और नर्व के फंक्शंस के लिए। और जैसे कुछ जो हमारा फ्लूइड का मूवमेंट होता है विद इन द बॉडी, विद इन सेल, उसके सेल्स के बाहर टिश्यूज वगैरह में, तो उसमें भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, उससे उसमें भी जो वेरिएशन आता है उसको मेंटेन करने के लिए ये इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है। अब जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोसिस में होता है, उसके बारे में भी आप लेटर ऑन थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली आपका मूवमेंट है अलग अलग, वो उसमें देखेंगे आप। ठीक है, जैसे हमारे सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी में एसिड और बेस दोनों होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें बैलेंस करनी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एसिडिक भी हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज्यादा बेसिक भी हो गया तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सब में इलेक्ट्रोलाइट्स का अपना इंपॉर्टेंस है इन सारी चीजों को मैनेज करने में। ठीक है, अब जैसे जो हमारे बॉडी में है, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं या ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आयोनिक नहीं हैं। जैसे आपका हो गया वाटर है, जो वाटर में सॉल्युबल मीन्स वाटर में जो डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स अदर देन सोडियम क्लोराइड इंक्लूड पोटेशियम, ये सारे आपके वो इलेक्ट्रोलाइट्स वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक इम्पल्स से जुड़े हुए हैं।
और ये बेसिक नीड भी है हमारी ह्यूमन बॉडी का, जिसके बिना बहुत सारे हमारे फंक्शंस काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल मतलब है इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या इंपॉर्टेंस है और वो क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे हम प्रोसीड करेंगे। आगे हम बात करेंगे, अभी हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात कर लिया कि वो क्या होता है, एक एग्जांपल देख लिया कि सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, आयोनिक कंपाउंड होता है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे बॉडी में एसिड्स, एल्कलीज, ये सारे होते हैं। ठीक है, मीन्स एसिड आप किसको कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और एल्कलीज जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होता है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, एक जनरल डेफिनेशन आप कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन is a measure of the acidity of the solution. Control of the normal hydrogen ion concentration within the body is an important factor in maintaining stable internal environment. तो ये जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है, इसको हमारी बॉडी में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर ये मेंटेन नहीं होगा, अगर तो इससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। एसिडियोसिस करके होता है, वो हो सकता है, और जो ज्यादा बेसिक हो गया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। मीन्स ये सारा जो आपका खेल है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का है। ठीक है, उसी पे डिपेंड करता है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो किस तरीके का रहेगा, और इन्हीं के जो आपस के रिएक्शन होते हैं उससे बाई प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं उसमें आप सॉल्ट वगैरह कह सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा आपके काम की चीज नहीं है। आप मेनली एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन में क्या बेसिक डिफरेंस है वो थोड़ा सा माइंड में देख लीजिए कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन ज्यादा, बताइए। हाँ, आवाज आ रही है सभी को? में भी थोड़ी सी कनेक्टिविटी इशू है। चलिए, स्लाइड आ रही है सभी पे? हाँ, सभी की स्क्रीन पे स्लाइड आ रही है? आ रही है। ठीक है, आ रही है सर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन किस तरीके का होगा, किस नेचर का होगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है। और अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन एसिडिक, अगर कम हुआ तो क्या होगा, अल्कलाइन या बेसिक हो जाएगा। ठीक है, अम्ल और क्षार आप सब हिंदी में अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा 9th 10th की केमिस्ट्री में, क्षारीय हो जाएगा। हाँ, वही सारी चीजें हैं। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम पीएच स्केल के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन बॉडी के कंसर्न से। ठीक है, पीएच स्केल क्या है, एक स्टैंडर्ड स्केल है जिससे हम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में कितना है उसको मेजर करते हैं। और इसका जो स्कोर होता है, न्यूमेरिकल स्कोर 0 to 14 होता है, और 7 को हम मिड पॉइंट न्यूट्रल मानते हैं। मीन्स अगर 7 किसी सॉल्यूशन का अगर पीएच वैल्यू है, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू है, तो वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का अगर हम पीएच वैल्यू देखेंगे तो वो 7 होता है। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ना ही वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है, वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जो हमारे बॉडी के बहुत सारे फ्लूइड्स हैं वो भी अलग अलग नेचर के होते हैं, और उनका भी जो पीएच वैल्यू होता है वो अलग अलग रेंज का होता है। अब इसको टेस्ट कैसे करते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक लिटमस पेपर होता है, ब्लू कलर का होता है और रेड कलर का होता है। तो अगर उस पे हम ड्रॉप करते हैं जो भी आपका सोल्यूशन है उसको, तो अगर उसका कलर ब्लू आ जाता है तो एल्कलीन सोल्यूशन है, और रेड आ जाता है तो एसिडिक सोल्यूशन है। इससे हम टेस्ट करते हैं।
और इसके अलावा भी बहुत सारे पीएच को मेजर करने के लिए और सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, थोड़े क्रिटिकल वे में जो एक्यूरेटली उसको मेजर कर पाते हैं कि वैल्यू कितनी है एक्चुअल में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की, या पीएच वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग पीएच वैल्यू होता है फ्लूइड्स का। फ्लूइड्स को आप सोल्यूशन भी कह सकते हैं। जैसे ब्लड में अगर आप देख रहे होंगे तो 7.35 से 7.45 मीन्स बहुत कम इसमें डाइवर्जन है आपके, इसका जो रेंज है बहुत नैरो है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड पीएच वैल्यू है। सलाइवा, हमारा जो सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रीट होता है, उसमें 5.4 से 7.5 के रेंज के बीच में होता है। और गैस्ट्रिक जूसेज जो अलग अलग निकलते हैं हमारे बॉडी में, उसमें 1.5 से 3.5 होता है। बाइल जो होता है, बाइल डक्ट, ये 6 to 8.5 होता है। और यूरिन में हमारे 4.5 से 8.0। तो ये हमारे जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग पीएच वैल्यू है। अगर आप पीएच स्केल देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए, जितना इधर प्लस होता जाएगा 7 से इस साइड में 14 की तरफ, तो उतना ज्यादा एल्कलीन या बेसिक होता जाएगा, और 7 से जितना नीचे जाएगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे आपको ब्लड इस रेंज के आसपास आ रहा है और काफी नैरो रेंज होता है इसका, तो वही इसमें हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। अगर जो भी हमारे बॉडी के जो अलग अलग पीएच वैल्यूज हैं अलग अलग पार्ट्स की या अलग अलग जगहों की, उसमें अगर उस रेंज से बाहर अगर वो चीजें जाती हैं तो उससे फिर बॉडी के फंक्शनिंग में, स्मूथ फंक्शनिंग में जाहिर सी बात है कि फर्क पड़ेगा। तो हमारा जो पूरे बॉडी का पीएच वैल्यू अलग अलग साइट्स का, वो हमेशा उसी रेंज में मेंटेन होना चाहिए, तभी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करेगी। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है हमारे लाइफ में। जैसे कभी कभी आपको लगता है ना कि बहुत एसिडिटी सी फील हो रही है, वो सारी चीजें ये पीएच रेगुलेशन का ही एक रिजल्टेंट है। जब बॉडी में एसिडिक जो आपका जो ये सारे साइट्स हैं वो ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे अपने रेंज से, तो एसिडिटी सी फील होती है। और उसके वाइस वर्सा आपके उसके अपोजिट ज्यादा बेसिक हो जाएंगे, तो उसके लिए भी एक अलग आपको एक बीमारी आपको करेंगे, वो उसके बारे में भी बताएंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये पीएच स्केल है आपका। ये क्लियर है अभी तक जितना मैंने आपको बताया एसिड बेस और ये पीएच स्केल के बारे में? या कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो कॉलिंग कोई क्वेरी नहीं है किसी की? चलिए फिर आगे चलते हैं। तो जो हमारा स्टमक है उसका पीएच वैल्यू जितना लो रहेगा, या जो आपने वैल्यू देखी वहां पे, उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर साइट की जो वैल्यू है उस रेंज में रहेगी। तो जो हमारी बॉडी का नेचुरल इन्वायरमेंट है उस तरीके का माहौल रहेगा और किसी भी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे आप बहुत सारी एंजाइम्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, कोई नया वर्ड नहीं होगा एंजाइम आपके लिए। तो वैसे ही वो सारी जो एंजाइम्स होती हैं, हर एंजाइम का एक यूनिक फंक्शन होता है। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को ही वो ब्रेक डाउन कर सकती हैं, और हर टाइप ऑफ प्रोटीन के लिए अलग अलग टाइप ऑफ एंजाइम भी होती है। और एंजाइम एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करती है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो कैटलिस्ट का काम होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर देता है वो। ठीक है, मीन्स जो एक्टिवेशन एनर्जी की जो जरूरत पड़ती है वो कम लगती है अगर एंजाइम्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिसॉल्व करने के लिए या एब्जॉर्ब करने के लिए या उसका बाई प्रोडक्ट अच्छा बनाने के लिए आपके बॉडी में है तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के लिए एंजाइम्स है हमारे बॉडी में। अब जैसे एक आपने वर्ड सुना होगा स्टार्च, तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए अभी तक हमारे ह्यूमन बॉडी में कोई भी एंजाइम नहीं बनी है, तो ह्यूमन बॉडी स्टार्च को नहीं पचा पाती है।
तो ऐसे बहुत सारे चीजें आगे आएंगी, या एंजाइम्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे कि कौन कौन सी एंजाइम किस तरीके के प्रोटीन को या मिनरल्स को ब्रेक डाउन करती हैं, और जो पर्टिकुलर उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं उसी के नाम से उस एंजाइम का नाम लास्ट में बस ASE लग जाता है, ठीक है, उससे रिलेटेड वो नाम उसको दे दिया जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं, जैसे सलाइवा है हमारा, उसका पीएच रेंज 5.4 और 7.5 के बीच में दिया है। ये क्या है, ऑप्टिमम वैल्यू है इसकी, मतलब इसी के बीच में ही रहता है, ठीक है। अब इसमें कौन सी एंजाइम है हमारी, सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है, ये एंजाइम का नाम है। द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा विच इनिशिएट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि यहीं से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका वर्क स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ब्लड की अगर हम बात करें तो उसका जो रेंज है वो काफी नैरो है, 7.35 से 7.45 है, ठीक है। और इसमें जब इतना कम रेंज है तो आपको भी पता है कि अगर इसमें जो है पॉसिबिलिटी या रिस्क फैक्टर हाई है इसके कम या ज्यादा होने का। अगर इसके बीच में नहीं रहेगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और ब्लड ही ऐसा आपका मीन्स एक आपके बॉडी का वो पार्ट है या वो लिक्विड है जो पूरे बॉडी में फ्लो करता है एक साथ, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बॉडी का। अगर आप उसको जब हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे तो उसमें आपको उस ब्लड भी एक सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो द ब्लड होता है, उस यूनिट में आप पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल में बात करेंगे कि ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब जैसे ब्लड का जो ये रेंज है, अगर ये रेंज मान लीजिए कि इससे ज्यादा हो जाता है या इससे घट जाता है तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो बफर्स का काम करते हैं, या ऐसे सब्सटेंस हैं जो बफर्स का काम करता है, यानी इसको रेंज को फिर से मेंटेन करने में मदद करता है ताकि कोई भी फंक्शनिंग हमारे बॉडी की डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो उन्हें हम बफर्स कहते हैं। अब देखिए बफर्स को अगर हम डिटेल में देखें तो जैसा कि इसके डेफिनेशन से क्लियर है आपको कि ऑप्टिमम पीएच इज मेंटेन्ड बाय कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसेज प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स। जो भी हमारे सेल्स का मेटाबॉलिज्म होता है, जो एक्टिविटीज होती हैं, उससे क्या है एसिड और बेस प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं। तो उसको उस पीएच वैल्यू जितना ब्लड का होना चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, कौन जिम्मेदार है, जो बफर्स सब्सटेंसेज हमारे ब्लड में होते हैं वो जिम्मेदार है, ठीक। द बफर सिस्टम मेंटेन्स नॉर्मल बॉडी पीएच बाय प्रिवेंटिंग ड्रामेटिक चेंज इन द पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड, बट कैन फंक्शन इफेक्टिवली ओनली इफ देयर इज सम मीन्स which exceeds acid or alkali can be exerted from the body। मीन्स ये सारे सब्स्टिट्यूएंट भी हमारे बॉडी में ही सिक्रेट किए जाते हैं, चाहे जब ज्यादा आपका एसिडिक अगर हो गया है तो बेसिज का सिक्रेशन होता है, या ज्यादा बेसिक हो गया है तो एसिड का सिक्रेशन होता है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स से हमारे, ठीक, जिससे ये बफर्स उसको मेंटेन कर पाते हैं जो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू ब्लड की है उसको, ठीक है। अब जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन का जो है, जैसे ऑर्गन्स मोस्ट एक्टिव इन दिस वे आर द लंग्स एंड द किडनीज। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो हमारे लंग्स और किडनीज प्ले करते हैं, जिसके थ्रू ही कोई भी जैसे सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है, तो ब्रेन भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ज्यादा एसिडिक हो रहा है, ठीक है, तो ब्रेन ये रेगुलेट करेगा इंफॉर्मेशन और उसके बाद ऑर्डर करेगा कि रेस्पिरेशन के रेट में चेंज आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो रेस्पिरेशन का रेट है वो चेंज हो जाएगा। जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड कम चाहिए तो रेस्पिरेशन रेट जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा, और ज्यादा चाहिए तब भी, मतलब दोनों कंडीशन में जो हमारा ब्रेथ रेट है, सांस लेने का जो प्रति मिनट जो हम सांस लेते हैं उसकी दर जो है कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये बफर्स क्या है, मैनेज करते हैं जो हमारा ऑप्टिमम पीएच वैल्यू है ब्लड का उसको, ताकि कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में ना आए। ये आपका केमिकल रिएक्शन अगर आप देखेंगे इसका तो वो इस तरीके से है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो है ये जब रिजॉल्व करते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनाते हैं।
चलिए, स्क्रीन आ रही है सभी पे? हाँ, सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं अपनी? हाँ हेमंत, स्क्रीन आ रही है सभी पे? यस यस सर। सर। हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे इस केमिकल रिएक्शन की। सिंपल सा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, जो फर्दर फिर डिसिमिलेट होके H+ आयन उसका अलग हो जाता है और बाइकार्बोनेट आयन अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे ब्लड के अंदर में ये सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं उसको पीएच वैल्यूज का मेंटेन करने के लिए। ठीक, तो बफर्स को आप इस तरीके से मान सकते हैं कि ये रेगुलेशन चेक करता है आपका जो भी ब्लड है उसमें पीएच वैल्यू जो उसके रेंज है, दो आपको मैंने दिए हैं, उसके बीच का ही होना चाहिए। उससे ज्यादा या उससे कम होने की कंडीशन में ये बफर्स काम करते हैं। चलिए, अब जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि उसमें किडनीज का और लंग्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो किडनीज क्या करती हैं? इट रेगुलेट्स ब्लड pH by increasing or decreasing as required the excretion of the hydrogen and bicarbonate ions. किडनी हमारे सबसे इम्पोर्टेंट रोल किस बॉडी सिस्टम में प्ले करती है? कौन बताएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। नहीं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे सर हाँ सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो उसमें क्या ये करती है कि जब जरूरत पड़ती है तो इंक्रीज या डिक्रीज कर देती है जो एक्सक्रीशन करते हैं हम हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयंस का। उसमें अगर पीएच फॉल हो रहा है, मींस कम हो रहा है, तो हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन जो है बढ़ जाता है और बाइकार्बोनेट को कंजर्व कर लेती है, और रिवर्स हो जाता है अगर पीएच वैल्यू बढ़ रही है तो। ठीक है, दोनों कंडीशन में वो रेगुलेट कर लेती है उसको। ठीक है, हाँ हेमंत बताइए। सर कहीं मैंने कल पढ़ा था कि ब्लड के सर्कुलेशन में भी किडनी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, ब्लड के सर्कुलेशन में भी किडनी का इम्पोर्टेंट है। जैसे रीप्यूरिफिकेशन का जो प्रोसीजर होता है वो किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, उसके ग्लोमेरुलर कैप्सूल में होता है, तो वो रीप्यूरिफिकेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किडनी का यूज, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ही होता है। ठीक है, रीप्यूरिफिकेशन का फायदा ये है कि जैसे जो एक बार जो ऑक्सीजनेशन के थ्रू हमने यूज कर लिया है ब्लड से जो उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, उसके बाद भी जब एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ वो जाते हैं तो कुछ उसमें मिनरल्स और ऐसी चीजें या ऑक्सीजन कुछ अमाउंट उसमें रहता है, तो वहां पे रीप्यूरिफिकेशन के टाइम में वो सारी चीजें भी उससे किडनी बाहर निकाल लेती है और वापस ब्लड कैपिलरीज के थ्रू भेज देती है बॉडी में। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे जब रिप्यूरिफिकेशन किडनी वाला आएगा चैप्टर तो। ठीक है, ये उसमें भी देखिए कोई भी हमारा बॉडी पार्ट है वो कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो एक से ज्यादा सिस्टम्स में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से ही उनकी इंपॉर्टेंस है। अब जैसे हम देखें यहाँ पे, तो इन एडिशन द किडनी जनरेट बायोकार्बोनेट आयंस एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत तरीके के अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं और इन्हीं से प्रोटीन का भी कंस्ट्रक्शन होता है अमीनो एसिड्स के, जो हमारे मेन बॉडी का जो आधार है, जिसके बेस पे हमारे सारे ऑर्गन्स और उनके कवर्स बनते हैं प्रोटीन के बेस पे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसको बाहर निकाला जाता है जब इसमें पीएच वैल्यू में अचानक फॉल या राइज होता है तो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया किडनी किस तरीके से हेल्प करती है? सर रिपीट कर दीजिए। अच्छा, देखिए किडनीज क्या करती है, जो ब्लड पीएच में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है, इन केस अगर फॉल हो रहा है, पीएच का वैल्यू कम हो रहा है, तो हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है और बाइकार्बोनेट आयन का
सिक्रीशन एक्सक्रीशन कम हो जाता है, उसको बचा लिया जाता है। ठीक है, और अगर पीएच की वैल्यू बढ़ रही है तो उसका रिवर्स हो जाता है, मींस हाइड्रोजन आयन को कंजर्व कर लेती है किडनी और बाइकार्बोनेट आयन जो है उसका एक्सक्रीशन कर देती है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ और बफर्स हैं, जैसे बॉडी प्रोटीन्स में आते हैं विच ऑब्जॉर्व हाइड्रोजन आयंस एंड फॉस्फेट विच इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग द पीएच इनसाइड सेल्स। ठीक है, तो बफर एक तरीके से आप ये कह सकते हैं सीधे सीधे ऐसे सारे सब्सटेंस हमारे बॉडी के जो कि पीएच वैल्यू को रेगुलेट और मेंटेन करते हैं। ठीक है, चाहे वो सेल्स में हो चाहे पूरी बॉडी में। The buffer and excretory systems of the body together maintain the acid-base balance, जो कि pH balance आप कह सकते हैं, so that the pH range of the blood remains within normal but narrow limits. तो narrow limits क्यों लिखा है? आपने रेंज देखा होगा तो आपको क्लियर होगा कि इसका जो वेरिएशन है काफी कम हो सकता है, पॉसिबल वेरिएशन जो। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं, अभी तो बात हो रही थी बफर्स के बारे में, हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर ये पीएच वैल्यू में चेंजेज आ जाते हैं तो उसकी वजह से दो कंडीशन आते हैं। वही ये दो कंडीशन यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं जो मैं आपको बता रहा था इससे पहले भी, कि एसिडियोसिस एंड अल्केलियोसिस। तो अगर पीएच वैल्यू ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो क्या होगा? ये प्रॉब्लम आएगी, एसिडियोसिस की प्रॉब्लम आ सकती है। और ज्यादा बेसिक हो जाएगा तो अल्केलियोसिस की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो लेकिन जो एसिडियोसिस की प्रॉब्लम है ये ज्यादा कॉमन है, ये अक्सर आ जाती है लोगों में, और एल्केलियोसिस की प्रॉब्लम कम आती है। देखिए अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो भी हमारा अलग अलग साइट्स हैं बॉडी के, जो रेंज आपने देखा था पीएच वैल्यू वाले चार्ट पे, हर जगह का अलग अलग था, उसके उस जो रेंज है उसमें अगर ज्यादा फॉल या ज्यादा राइज होता है तभी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है बॉडी में। ठीक है, जैसे व्हेन द पीएच फॉल्स बिलो 7.35 एंड ऑल द रिजर्व ऑफ अल्कलाइन बफर्स आर यूज्ड अप, और जो अल्कलाइन बफर्स जो सब्सटेंसेज हमारे में थे उनको भी यूज कर लिया हमने, फिर भी जो ये वैल्यू है ये नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या होगा? द कंडीशन ऑफ एसिडियोसिस, यानी आप की बॉडी में एसिडियोसिस, एक ये टर्म एक तरीके से आप इसको एक नॉर्मल डिजीज भी बोल सकते हैं या डिसफंक्शन ऑफ बॉडी भी बोल सकते हैं। इसके बाद इसके रिवर्स में अगर क्या होगा? राइज एबव 7.45, ये हम ब्लड के पीएच की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। अगर 7.45 से ज्यादा होता है और उसके बाद भी जो भी अल्कली जो एसिड रिजर्व हमारे पास है उसको हमने यूज कर लिया, और फिर भी अगर ये उससे बढ़ रहा है तो हमारा जो बॉडी है किस कंडीशन में चला जाएगा? अल्केलियोसिस की कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या है कि हमारे बॉडी को ये डैमेज कर सकते हैं, और इनका डायरेक्टली जो इफेक्ट है वो हमारे सीएनएस पे पड़ता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पड़ता है, और हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी पड़ता है, यानी सर्कुलेटरी एज वेल एज रेस्पिरेटरी, दोनों सिस्टम्स पे भी इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। जो आप कॉमन एसिडिटी की बात करते हैं वो भी ये पीएच वैल्यू के रेगुलेशन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसी की वजह से होती है। ठीक है, देखिए अब एसिडियोटिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये ज्यादा कॉमन होती है, मींस ये ज्यादा ऑकर करती है ह्यूमन बीइंग्स में। कैसे होती है? देखिए, एसिडियोसिस में फॉलो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आ सकती हैं। अगर लंग्स ज्यादा जो CO2 है इसको बाहर सही तरीके से अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एसिडिटी हमारे बॉडी की बढ़ जाएगी। और जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, अब सबकी एंटीबॉडीज या जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती हैं वो कॉमन नहीं होती हैं। कोई अगर डायबिटिक है तो उसके में प्रॉब्लम आ सकती है, या कोई अगर किसी को रेनल इन्फेक्शन है या मीन्स किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी प्रॉब्लम ज्यादा आ सकती है इसकी। ठीक है, और एल्कोलिसिस कैसे होता है? मे बी कॉज्ड बाय लॉस ऑफ बेसिक सब्सटेंसेस थ्रू वोमिटिंग, डायरिया, या इस तरीके की जो सिचुएशन आती है जिसमें से जैसे बॉडी से बहुत अमाउंट ऑफ लिक्विड बाहर निकल जाता है,
तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और आपके जो लक्षण हैं इसके वो क्या है, जैसे हाइपर वेंटिलेशन इसमें हो जाता है, बहुत ज़्यादा गहरी सांसें आप लेने लगते हैं, और ये इस तरीके की जो ये बीमारी है जैसे वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, इसमें आपका लिक्विड लेवल बॉडी का बहुत कम हो जाता है। और आपको भी पता है कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड में कितना % वाटर होता है? 20%। 70%। तो फिर 5 to अगर 6 लीटर। अगर सर लिक्विड 60। अगर लिक्विड, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी, ठीक है, वो भी सही बता रही थी कीर्ति। तो जैसे इस लिक्विड लेवल में अगर हम एज ए होल सबको अगर फ्लूइड है लिक्विड मान लें, वाटर के साथ और भी सब्सटेंसेज होते हैं और भी लिक्विड होते हैं, तो लिक्विड लेवल में डिटोरिएशन आ जाता है एल्केलियोसिस में, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हैं आपके सामने। अगर पीएच वैल्यू आपके ब्लड की